वीएनएम के फेसबुक लाइव में सभी दर्शकों का स्वागत है। वीएनएम के फेसबुक लाइव में हम कोशिश करते हैं कि हमेशा आपको कुछ अलग, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे मुद्दे आपके सामने लेकर आए जो समाज के लिए यूज़फुल हो, साथ ही साथ आपकी नॉलेज भी बढ़ सके। आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने वाली हूँ वो एक अलग मुद्दा है जो आपने और मैंने शायद बहुत ज़्यादा नहीं सुना है। पोलर मैन या वुमेन, पोलर क्या होता है आप तो सबसे पहले वो सोचेंगे। वो मैं भी, जब मेरे पास ये सब्जेक्ट आया, मैं भी सोच रही थी कि ये क्या होता है। मुझे भी सर्च करना पड़ा कि किस तरीके का ये वर्ड है और किसे ये उपाधि मिलती है। आज हम जिनसे मिलने वाले हैं वो भारत की पोलर वुमेन है। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर मधुबाला जोशी चिंचलकर, मुंबई से है और मेडिकल फील्ड से यूं तो जुड़ी हुई है। एनेस्थेसियोलॉजिस्ट है, पिछले 32 सालों से स्टेट हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही है। बहुत सारी उनकी उपलब्धियां हैं जो वो खुद बताएंगी और हम उनसे बात करेंगे कि पोलर वुमेन की जो उनको उपाधि मिली है कैसे मिली है और उसके लिए किस तरीके से उन्हें उस पदवी तक वो पहुंची हैं और किस चीज़ों से उन्हें गुजरना पड़ रहा है। मैम, वीएनएम के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, सभी दर्शकों को मेरी नमस्ते। मैम, आपके बारे में कुछ बताइए। आपका पूरा व्यक्तित्व है वो काफ़ी इंस्पायरिंग लग रहा है देखने में, सुनने में और सभी तरीके से। मैं बम्बई से हूँ। मेरा स्कूलिंग भी और कॉलेज भी बम्बई से हुआ है। वैसे तो मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। म्यूनसिपल स्कूल में जाती थी मैं और ऐसी कोई विशेष खास बात शुरू में नहीं थी, लेकिन मुझे जब जीएस मेडिकल कॉलेज और केएम हॉस्पिटल में एडमिशन मिला, फिर मैं वहाँ से एनेस्थीसिया एमडी किया। उसके बाद मैं स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करती थी। उसी के साथ साथ मैंने थोड़े कोर्सेज किए अप्लाइड साइकोलॉजी में, होलिस्टिक काउंसलिंग में, और काउंसलिंग मेरी हॉबी रही है और एनेस्थीसिया मेरा प्रोफेशन है। और मुझे एडवेंचर कैंप्स की थोड़ी बहुत ही ज़्यादा ही, थोड़ी नहीं बहुत ही ज़्यादा ऐसे क्रेज़ थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैं बहुत बार ऐसे गई हूँ बच्चों के साथ में एज ए डॉक्टर फॉर वेरियस एडवेंचर कैंप्स इन हिमालयाज। वो सिर्फ 8-10 दिन के लिए जाती थी मैं, लेकिन मुझे नेचर से भी बहुत लगाव है। तो यही सब मुझे खुशी बहुत मिलती थी निसर्ग के साथ में। और यही सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अंटार्कटिका तक ले गई। हाँ। एक ऑपरेशन था जिसमें आप जुड़ी और एज अ मेडिकल ऑफिसर भले ही आप गई, लेकिन वहाँ जाने का जो अनुभव होता है वो अपने आप में एक अलग अनुभव होता है। क्या था, किस तरीके से आपको वो अपॉर्चुनिटी मिली और कैसा लगा वो अपॉर्चुनिटी पाकर, क्योंकि किसी के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। यस, एक्चुअली वो मुझे अभी भी याद है 2016 में मैंने एडवर्टाइजमेंट पढ़ी न्यूज़पेपर में कि 36 इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन के लिए डॉक्टर चाहिए। जी। तो एक सिंपल सी छोटी एडवर्टाइजमेंट थी, लेकिन मुझे इतनी ऐसी इच्छा हुई कि मैं क्यों ना मैं जा पाऊँ वहाँ पे। तो मैंने फौरन फ़ोन एडवेंचर का, वैसे एडवेंचर का मुझे बहुत शौक था, तो मुझे लगा क्यों ना मैं ट्राई करूँ। तो मैंने फ़ोन उठाया, पहले फ़ोन किया। मैं बोला मेरी उम्र 58 इयर्स है, तो मैं आ सकती हूँ क्या इंटरव्यू के लिए, क्योंकि इंटरव्यू तो दिल्ली में थे। तो वहाँ जाके ये ना बोल पाए आप 58 इयर्स है, आप नहीं आ सकेंगे। तो उन्होंने मुझे, हाँ आप फिजिकल फिटनेस है, साइकोलॉजिकल फिटनेस है, तो आप आ सकते हैं। तो फिर मैं इंटरव्यू में गई और इंटरव्यू में भी मुझे पूछा गया वहाँ कितना हार्श लाइफ है, आप इसके लिए रेडी हो क्या, आप पूरे स्टेशन में अकेली महिला होगी, आपको ये सब आप करने के लिए तैयार है क्या। वो सब क्वेश्चंस मुझे इंटरव्यू में पूछे गए। फिर जब शॉर्टलिस्ट होते हैं तभी सभी मेंबर्स को, लॉजिस्टिक है, साइंटिस्ट है, सबको स्ट्रिक्ट फिजिकल इवैल्यूएशन, शारीरिक जांच होती है, मानसिक जांच होती है, शारीरिक एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में शारीरिक जांच होती है, क्योंकि अंटार्कटिका 8 महीना टोटली कट ऑफ होता है, नहीं आ सकते वहाँ पे। नेक्स्ट टू गोइंग टू स्पेस बोलते हैं, जैसे हम लोग अंतराल में रहते हैं। तो पहले जांचना पड़ता है, आपको कोई मेडिकल इलनेस नहीं है ना वहाँ जाने के पहले, क्योंकि 8 महीने तो आप आ नहीं पाओगे, वहाँ शिप नहीं जाता है, एयरक्राफ्ट नहीं जाता है। तो इसी कारण शारीरिक जांच करते हैं। और मानसिक जांच, क्योंकि वो आइसोलेशन है, अलग थलग हो जाते हैं दुनिया से पूरे, कोई आदमी नजर नहीं आएगा वहाँ आपको, अवे फ्रॉम सिविलाइजेशन। हम लोग वहाँ टोटली कट ऑफ आइसोलेटेड कॉन्टिनेंट पे है, इसलिए हमें मानसिक तरीके से सक्षम होना चाहिए, तभी हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं। तो वह सब जांच होने के बाद में
टीम का संगठन होता है और टीम मेंबर्स अंटार्कटिका पहुंचते हैं। तो मैं ये सब पास करके 36th इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन में एज ए डॉक्टर शामिल हो गई। हम तो आइसोलेशन पीरियड सिर्फ बिग बॉस को जानते हैं कि जहां जाने के बाद इंसान दुनिया से कट जाता है, लेकिन ये जो कहानी है वो वाकई में बहुत दिलचस्प है। 58 वर्ष की उम्र में इस तरीके का जज्बा दिखाना वो अपने आप में काबिल तारीफ है। आपको एक पल के लिए भी मन में ख्याल नहीं आया कि मैं 58 इयर्स की एज पर इस तरीके के एडवेंचर पे क्योंकि ये बहुत बड़ा एडवेंचर माना जाता है और बड़े बड़े साइंटिस्ट भी शायद इस पे काफ़ी रिसर्च चल रहा है। हाँ, वैसे था ही, लेकिन मुझे जाने की इतनी इच्छा थी। अंटार्कटिका के बारे में मैंने पढ़ा था, सुना था, नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी चैनल्स पे देखा था, तो मुझे बहुत ही इच्छा थी वहाँ पे जाने की। और मुझे लगता है जब टाइम आता है तो ऊपर वाला मदद करता है, आजू बाजू की सभी चीज़ें दे फॉल इन प्लेस, और वैसी बात बन जाती है जो अपनी ड्रीम कम ट्रू होता है, अपनी इच्छा पूरी हो जाती है। सिर्फ थोड़ी सी लगन चाहिए और थोड़े से एफर्ट्स करना चाहिए उसके लिए। तो मुझे लगता है कोई ऐसी इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है जो हम नहीं कर पाएंगे। घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आपने कहा कि मैं अंटार्कटिका जाना चाहती हूँ? घर वाले बहुत सपोर्टिव थे मेरे, और मेरे हस्बैंड ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट है, ही वाज आल्सो वेरी सपोर्टिव। माय सन, मेरा बेटा है, जो मुझे बहुत ही एनकरेज किया, मम्मी तुमको जाना ही चाहिए इधर, और ही वाज सो हैप्पी कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। माय मदर इज़ 84 इयर्स ओल्ड, फिर भी शी वाज सो हैप्पी दैट आई वाज सिलेक्टेड। सभी लोग बहुत सपोर्टिव थे, और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा वही इम्पोर्टेंट है, हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, और इतने सारे लोग मेरे आजू बाजू में थे कि जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। बहुत ही मैं थैंकफुल हूँ, शुक्रगुजार हूँ उनकी। बहुत अच्छी बात है। एक पर्सनल बात मैं यहाँ करना चाहती हूँ। मेरी मम्मी हमेशा कहती है मुझे अमरनाथ जाना है, मैं कहती हूँ कि नहीं, अमरनाथ हम नहीं जा सकते, तो शायद मेरे लिए भी ये एक इंस्पायरिंग बात है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अंटार्कटिका की। अंटार्कटिका हमने भी वो बर्फ़ों से लदी हुई वादियाँ हैं, वो ही हमारे लिए अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका एक्चुअल में क्या है? अंटार्कटिका ये अद्भुत दुनिया रही है, क्योंकि 20वीं सदी तक कोई आदमी जा ही नहीं पाया था वहाँ पे। अंटार्कटिका ये वर्ड ग्रीक वर्ड है, एंटी यानी विरुद्ध, और आर्कटाइक यानी ग्रेट बेयर, जो सप्तर्षि दिखते हैं नॉर्थ पोल्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से, वहाँ से नहीं दिखते हैं। और ये कॉन्टिनेंट जो है, ये खंड जो है, 5वां खंड है बोलते, 7वां खंड है, 5 टाइम्स इंडिया, इतना बड़ा साइज है उसका। और आदमी पहुंच ही नहीं पाया था 20वीं सदी की शुरू तक, क्योंकि वो सब चारों तरफ से दक्षिण महासागर से कवर सराउंडिंग है उसके, जो फ्रीज हो जाता है, फास्ट आइस बन जाता है। ना उसमें से कोई शिप जा सकता है, ना एरोप्लेन जा सकता है वहाँ पे 8 महीना, इतनी तेज हवा चलती है। हाईएस्ट कॉन्टिनेंट है, 4000 मीटर जैसी हाइट की आइस शीट्स है, और कोल्डेस्ट है, -5 -10 डिग्री टेम्परेचर तो उसका समर में रहता है। और अपने पृथ्वी पे जो लोवेस्ट टेम्परेचर है -89 डिग्रीज, वो अंटार्कटिका में वोस्टॉक स्टेशन है, रशियन स्टेशन, वहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। और हवा इतनी तेज चलती है, 250-300 किलोमीटर्स ऐसे सर्दियों के मौसम में हवा चलती है। ऐसा हार्श कॉन्टिनेंट है ये। 98% कॉन्टिनेंट बर्फ से स्नो कवर्ड है, और अपने पृथ्वी का 75% फ्रेश वाटर, पीने लायक जो पानी है, वो अंटार्कटिका में आइस में लॉक्ड है। कितना इम्पोर्टेंट कॉन्टिनेंट है अपने लिए जी। और लेकिन 1959 में एक ट्रीटी हुई, अंतर्राष्ट्रीय करार हुआ, यहाँ पे कोई ह्यूमन हैबिटेट नहीं, आदमी यहाँ पे नहीं रह सकता है। सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के लिए, शास्त्रीय संशोधन के लिए इसको रखा गया है। और सभी राष्ट्र, सभी नेशंस एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च चलता है और पीस के लिए उसका उपयोग हो जाता है। और यहाँ पे सिर्फ रिसर्च स्टेशन है, और गवर्नमेंट से वहाँ पे जाकर कोई साइंटिस्ट, लॉजिस्टिक मेंबर्स वहाँ पे काम करते हैं जी। आप भी एक रिसर्च जो संगठन था उसके साथ ही जुड़कर वहाँ गई, किस तरीके का अनुभव रहा वहाँ? क्योंकि सुनने में मुझे तो बहुत ज़्यादा शायद अनबिलीवेबल जैसी चीज़ें लग रही है ये, तो आपको वहाँ कैसा लगा होगा? हाँ, एक्चुअली विंटर में वहाँ से
ये कॉन्टिनेंट भारत से 5 टाइम्स है, 5 गुना है। विंटर में 1000 से भी कम लोग रहते हैं रिसर्च स्टेशन में। और समर में फील्ड वर्क करने को जाते हैं साइंटिस्ट, वहाँ 4500 करीब 4500 साइंटिस्ट वहाँ होते हैं। और मैं और मेरे मेंबर्स 24 मेंबर्स थे हम लोग, इंक्लूडिंग मी। हम लोग वहाँ पे गए। मैं मैत्री स्टेशन में मेरा वास्तव्य था वहाँ पे। भारत के 2 रिसर्च स्टेशन है वहाँ पर, मैत्री और भारती। मैत्री स्टेशन 89 में बांधा हुआ है DRDO ने, इंडियन लोगों ने ही। और वहाँ पे मैं रही थी मैत्री स्टेशन में। वहाँ पे 4 महीने समर रहता है, नवंबर से लेकर फरवरी तक। वहाँ समर में आ जा सकते हैं शिप से, नहीं तो एयरक्राफ्ट से। पूरा फील्ड वर्क, साइंटिफिक वर्क वो समर में चलता है वहाँ पर। और विंटर में शिप आ नहीं सकता है, लास्ट फ्लाइट फरवरी एंड में बंद हो जाता है। और उसके बाद में विंटर शुरू होता है। तब आपने जैसी बात की, बिग बॉस हाउस बन जाता है। अप्रैल महीने के बाद में, मई महीने के बाद में स्टेशन के बाहर नहीं जा सकते हैं। 3 से 4 महीना मैत्री स्टेशन में वो मैंने एक्सपीरियंस के। मिडनाइट सन, रात में भी सूरज होता है। वैसे ही पोलर नाइट होती है। 3 से 4 महीना देयर इज नो सनराइज। अंधेरा होता है, ब्लिजार्ड्स होते हैं। सो विंटर में वो एक्सपीरियंस होता है। और एक मजे की बात है, अंटार्कटिका में इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। इसको स्वर्ग का द्वार नहीं, स्वर्ग ही समझो आप। ईच सनराइज सनसेट इतना ब्यूटीफुल होता है। कलर्स से स्वर्गीय रंग उतरते हैं जैसे आसमान से। और यहाँ जरूरी नहीं है, सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट। अपने को हमें पता है सूरज पूरब में आता है, पश्चिम में ढलता है। अंटार्कटिका में साउथ से कभी आ सकता है। सनसेट कभी नॉर्थ में हो सकता है। और सन मून सभी स्टार्स ऐसे हॉरिजॉन्टल पैरेलल जाते हैं, होराइजन को, क्षितिज को ऐसे समांतर घूमते हैं। ऐसी चीजें अंटार्कटिका में दिखती है जो अद्भुत और जो हमारी बिलीफ जो है कि सूर्य यहीं से उगता है, यहीं से वो सारी बिलीफ भी यहाँ बदल जाती है, बदल जाती है। दिशाओं का पता नहीं चलता। और ऐसे ये मिस्टीरियस लैंड रही है अंटार्कटिका। तो वहाँ रहने का आप कितने महीने वहाँ पर रहे? मैं वहाँ 1 साल के लिए गई थी। 1 साल? वहाँ पे एक्चुअली समर के लिए जाते हैं, लेकिन एक बार समर विंटर शुरू हो गया आप वापस आ नहीं सकते। सो आई वॉज पोस्टेड देयर। 1 साल के लिए मैं गई थी एज अ मेडिकल ऑफिसर। मैंने अंटार्कटिका में समर एज वेल एज विंटर गुजारा है। सो आई वॉज सो फॉर्चुनेट। मैं समझती हूँ वेरी लकी हूँ कि जो मुझे समर और विंटर दोनों एक्सपीरियंस करने को मिले अंटार्कटिका में। कितने लोग थे उस वक्त आपके साथ, और बाकी लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा? किस तरीके से रिसर्च होता था, किस तरीके से रहना वहाँ एंजॉय होता था, खाना पीना कैसे मिलता था? समर में ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड वर्क होता था। साइंटिस्ट लाइक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट थे, जियोमैग्नेटिज्म के थे, और सभी जो स्टडीज़ करते थे वो बाहर थोड़े किलोमीटर दूर जाकर सैंपल्स कलेक्ट करना, स्टोन्स के, अलगी के, कोई एनिमल्स पे स्टडी करता था, कोई प्लांट्स पे, वो सब सैंपल्स कलेक्ट करना, कोई सर्वे करना, ये सब चीज़ें समर में पॉसिबल होती है। और ये एक बार समर ख़त्म होने के बाद में सब समर साइंटिस्ट लौट आते हैं। फिर रहते हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ विंटरिंग मेंबर्स। हम लोग 24 मेंबर्स थे इंक्लूडिंग मी। और जो विंटर में रहते हैं उनको स्टेशन के अंदर ही रहना पड़ता है। वहाँ जनरेटर्स होते हैं। जो जनरेटर्स दे आर द लाइफ लाइन्स। मैं वही पूछना चाह रही थी कि अगर 3 महीने वहाँ सूरज उगता नहीं है तो वहाँ लाइट कैसे आती है? सूरज उगता नहीं है और वहाँ पे टेम्परेचर इतने कम है, तो अच्छे टेम्परेचर के लिए भी कुछ चाहिए, नॉट ओनली फॉर द लाइट। सो जनरेटर्स है वहाँ पे। जनरेटर्स ATF फ्यूल, एयरक्राफ्ट के फ्यूल पे चलते हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल तो वहाँ पे फ्रीज हो जाएगा। तो जो सप्लाई शिप आता है साल में एक बार, वो सब फ्यूल वगैरह, सब ग्रोसरी, सब जो रहते हैं, दाल चावल सभी फूड, वो सब देके जाते हैं। और उसका स्टोरेज रहता है स्टेशन में, और वैसे चलता है। और एक बार विंटर शुरू हो गया तो बाहर नहीं जा सकते हैं, स्टेशन के अंदर ही रहना पड़ता है। और स्टेशन के अंदर जो मेंटेनेंस का काम रहता है, जो लैबोरेटरीज होती है, वो काम करते हैं। विंटर बहुत डिफिकल्ट और चैलेंजिंग होता है, क्योंकि बाहर अंधेरा होता है और सभी जगह पे कोई ब्लिजार्ड्स वगैरह चालू रहते हैं। अपने शरीर की जो एक क्लॉक रहता है ना, घड़ी जैसे रहती है अपने शरीर के भी, सुबह उठना, शाम को सोना,
वो सब, और बिल्कुल बिगड़ जाती है क्योंकि बाहर अंधेरा होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता दिन हो रहा है, अपना शरीर भी मानो कंफ्यूज हो जाता है। जी जी। तो इसकी वजह से भूख न लगना, नींद न आना, ये बहुत उधर कॉमन। मैं वही पूछने वाली थी कि आज आप एज अ मेडिकल ऑफिसर टीम के साथ गए हुए थे, तो किस तरीके की फिजिकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता था? फिजिकल चैलेंजेस एज वेल एज साइकोलॉजिकल चैलेंजेस। फिजिकल चैलेंजेस बिकॉज भूख न लगना और नींद न आना, इरिटेशन, बहुत एंग्जाइटी रहती थी। डिप्रेशन में जो लोगों को डिप्रेसिव थॉट्स आते थे, विचार डिप्रेस्ड होते थे लोग, बाहर अंधेरा है, हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं वहाँ पे अंटार्कटिका में। अच्छा। हाँ, इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी चेंजेस हो जाते हैं, मानसिक परिणाम उस पर हो जाता है। इसको एक नाम दिया गया है विंटर इफेक्ट। वो वेल नोन है, सभी को पता है अंटार्कटिका में ऐसे ऐसे विंटर इफेक्ट होते हैं। चिड़चिड़ापन बढ़ता है, एंग्जाइटी होती है, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होता है मेंबर्स में। हमें गुस्सा, इतना फट से गुस्सा आ जाता है, बिग बॉस जैसा। हाँ, बिग बॉस जैसा। लेकिन बिग बॉस में कैसे आने का चांस है ना, वापस आ सकते हैं, और वहां पे तो चांस ही नहीं है। आप गए 8 महीना, यू जस्ट नॉट पॉसिबल, कितना भी हो आपको आना हो आप आ नहीं सकोगे, आने जाने की सुविधा है ही नहीं। लेकिन मुझे इतनी खुशी है कि मेरे सब टीम मेंबर्स इतने कोऑपरेटिव थे, और मैं अकेली महिला थी, मेरी उम्र सबसे ज्यादा थी, आधे टीम मेंबर्स तो मेरे बेटे के उम्र के थे। जी। और दे वर सो गुड एंड कोऑपरेटिव। तो मुझे मानो हम सबके लिए वो हमारा घर ही बन गया था, फैमिली मेंबर्स के जैसे क्लोज हुआ था। और वो वही एक तरीका है वहाँ पे, एम्पैथी, दूसरे को समझ लेना। और मैंने रूटीन सेट किया था, सुबह में योगा, बाद में वहाँ पे मैं इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस लेती थी, और जिम होता था वहाँ, और लाइब्रेरी थी, मैंने वहाँ पे लाइब्रेरी बुक्स इन्वेंटरी में हेल्प की। इतने सारे बुक्स थे वहाँ पे, सभी लोगों को मैं इनकरेज करती थी। अंटार्कटिका में विंटर में वही है, दूसरों से प्यार से रहना, नई चीज़ें सीखना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सीखना, और बुक्स पढ़ना, और अपना काम करना, एक दूसरे की हेल्प करना, यही तरीका है। करने के लिए और कुछ बहुत कुछ होता ही नहीं था वहाँ पर। और करने वालों के लिए ये सब चीज़ें बहुत जो वो कर सकते थे। और नेचर, इतना सुंदर नेचर, आसमान में आप देखो अरोरास दिखते हैं, मिल्की वे अपनी आकाश गंगा है वो दिखती है, वो तारे, वो जो निसर्ग का जो नज़ारा है, एवरी मोमेंट कुछ अलग ही दिखता है। यानी जो गैलेक्सी की बात हम करते हैं, अंटार्कटिका इतना ऊपर है कि हम काफी नजदीक पहुंच जाते हैं। अंटार्कटिका अर्थ का एक्सेस टिल्टेड है ना, अक्ष ऐसा ऐसा झुकता हुआ है, इसलिए यहाँ से जो गैलेक्सी दिखती है ना बहुत, और कोई पोल्यूशन नहीं वहाँ पे। इसके लिए आसमान में सभी तारे, वहाँ का चांद, तो मुझे अपने यहाँ पे जो सूरज दिखाई दे रहा है उसी साइज का मुझे वहाँ पे चांद दिखाई दिया। अच्छा। और मैं गई थी तभी मिडनाइट सन था। और वहाँ फिर फुल मून नाइट आया, पूरा चांद था, पूनम का दिन आया, आसमान में तो चांद भी था और सूरज भी था ना। 2 दिन मैं चांद को सूरज समझती थी। अच्छा। क्योंकि इतना बड़ा, तो मुझे कंफ्यूजन हो गया। सो इतना सुंदर है वहाँ पे ये नज़ारा, और जो सब कलर्स, वो जो नेचर की जो एकदम सुंदर ब्यूटी है, जो अलग है, ये दुनिया ही कुछ अलग है। आप नेचर लवर होंगे, निसर्ग प्रेमी होंगे, तो मुझे लगता है अंटार्कटिका जैसी जगह नहीं है अपने पूरे पृथ्वी पे। ये यहाँ पे भी हो सकता था, लेकिन हम लोग जो मानवी जो ये है इफेक्ट आया है यहाँ पे, हम लोगों ने नेचर में इतना इंटरफेयर किया है, और मानव वहाँ पे नहीं पहुँचा था अंटार्कटिका। दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस। अर्थ अपनी आज मानवों के बगैर कैसी होती थी, वो है अंटार्कटिका। सुनने में आपको भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प लग रहा होगा। अंटार्कटिका हमने सिर्फ शायद किताबों में देखा है या कहीं टीवी में देखा होगा। शायद आप सोच रहे हो कि अंटार्कटिका में छुट्टियां मनाएं, लेकिन शायद वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ ह्यूमन इंटरफियरेंस ज़ीरो है। सिर्फ रिसर्च के लिए वहाँ जाया जा सकता है। अंटार्कटिका के बारे में हम और बात करेंगे। मैम, वहाँ की इकोसिस्टम क्या है, क्योंकि वहाँ आपने कहा कि इंसान तो रहते नहीं है, तो वहाँ क्या रहता है? हाँ, जब आपने बात की टूरिस्ट लोगों की, वहाँ टूरिज्म अलाउड नहीं है, ह्यूमन हैबिटेट अलाउड नहीं है, कोई भी वहाँ घर नहीं बना सकते हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं, माइनिंग अलाउड नहीं है, इंटरनेशनल ट्रीटी है, ये करार किया हुआ है। और वहाँ पे कोई अंटार्कटिका के एनवायरनमेंट को, वातावरण को हम लोग प्रदूषित नहीं कर सकते हैं। कुछ भी मानवीय इंटरफियरेंस हम लोग अंटार्कटिका में नहीं कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट रूल्स है, बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स और लॉज है वहाँ पे, और अलग से इकोसिस्टम है। मैं बताना चाहूँगी आपको, अपने पृथ्वी पर
दिस इज लास्ट, प्रोबेबली द लास्ट डेलिकेटली बैलेंस्ड नेचुरली ऑकरिंग इकोसिस्टम जहाँ मानव ने कुछ इंटरफियरेंस किया नहीं है। अलगी मॉस जैसे होते हैं वहाँ पे पानी में, अभी तक वहाँ रिसर्च चल रहा है, आइस कोर ड्रिलिंग करते हैं और पता करते हैं कि अंटार्कटिका के पूरे अंदर पूरे लेयर्स में कौन कौन से एनिमल्स थे, और अपने पृथ्वी के वातावरण की हिस्ट्री के लिए वहाँ पे आइस ड्रिलिंग करके रिसर्च करते हैं। वहाँ क्रिस्टेशंस है, क्रिल जैसे, वो खाने के लिए वहाँ पर पेंगुइन्स आते हैं। और पेंगुइन्स को सील्स हैं, पेंगुइन्स वहाँ देखने मिलते हैं और किंग पेंगुइन, अडल्ट पेंगुइन, अलग अलग पेंगुइन्स हैं वहाँ पर। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ जब पृथ्वी का वातावरण जो कार्बन फुटप्रिंट से और अपने प्रदूषण से बढ़ता है, इतना बुरा असर अंटार्कटिका में अभी हो रहा है। पेंगुइन की संख्या मानो गए 25 साल में 50% कम हो गई, 50% कम हो गई। वो सब हम उसके जिम्मेवार है वहाँ यहाँ पर। तो वहाँ पे पेंगुइन है, सील्स है, वेल्स है, ये अलग से उनकी अंटार्कटिका की अपनी इकोसिस्टम है जो अभी तक किसी ने हार्म नहीं की थी। बहुत अच्छी बातें लग रही। मुझे ये भी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं कि आप अंटार्कटिका से लेकर आई हैं। ये क्या चीज़ें हैं? ये कुछ स्टोन्स हैं जो मैं अंटार्कटिका से लाई थी, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं ना, वो ये सर्वे करते थे। ये रॉक्स वहाँ पे वो स्टडी करते हैं। जो थोड़े रॉक्स है वो ग्लेशियर से कवर्ड थे पहले ज़माने में, कुछ करोड़ हजारों साल पहले, लाख साल पहले वो ग्लेशियर जब मेल्ट हो जाते हैं तो रॉक्स ऐसे एक्सपोज हो जाते हैं। तो ये उन पे ये स्क्रैच मार्क्स आते हैं, जैसे खरोच जैसे आती है वैसे। तो वो सैंपल्स कलेक्ट करते हैं और उनका स्टडी करते हैं, कितने साल पहले वो कवर्ड थे, क्या कारण हुआ इसके पर से ग्लेशियर्स गए। तो ये सब वहाँ के रॉक्स है जो सैंपल्स में थोड़े से कलेक्ट करके लेके आई हूँ यहाँ पर। स्कूल बच्चे, कॉलेज के बच्चे, मैं सभी लोगों को ये दिखाते रहती हूँ, अंटार्कटिका के बारे में बोलती रहती हूँ। ये पहचान है अंटार्कटिका की पहचान है, वो अलग है। तो यहाँ पे दिखाई नहीं देंगे अपने को, यहाँ पे नहीं मिलेंगे वो सिर्फ अंटार्कटिका में ही है। क्योंकि 4 करोड़ साल पहले, करीब 2.5-3-4 करोड़ साल पहले ये कॉन्टिनेंट अलग थलग हो गया है। वहाँ की बात ही कुछ अलग है, ये अदर देन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये भी कोई ये स्कुआ बर्ड है, पक्षी है, उसका ये बोन है, वो जो मुझे मिला वहाँ पे। और मैं वो लेके आई हूँ। ऐसे ही कंडीशन में बहुत सालों तक रहता है, क्योंकि ये माइनस टेम्परेचर पे उसका अच्छा प्रिजर्वेशन हो जाता है। और एक बात है, अंटार्कटिका में आप कोई भी सील्स, स्कुआ, पेंगुइन टच नहीं कर सकते। अच्छा। उसको कुछ भी टच नहीं करना है, उसको कुछ इंटरफेयर नहीं करना है। जब भी साइंटिस्ट जाते हैं तो उनको स्पेशल परमिशन लेके उनका स्टडी करना पड़ता है। ये इसी वजह से होता है ये, क्योंकि हम कोई नुकसान न पहुंचा पाए। जो एक सिस्टम है अपने प्लैनेट पे, प्रोबेबली आखिरी सिस्टम है यहाँ पे, इकोसिस्टम, जो इसको हम लोग कुछ नुकसान न कर पाए, उसके लिए ये स्ट्रिक्ट रूल्स है वहाँ पर। और क्या शेयर करना चाहेंगी अंटार्कटिका के बारे में हमसे? अंटार्कटिका के बारे में सभी लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि अंटार्कटिका जाना यानी एक ड्रीम कम ट्रू था मेरे लिए। लेकिन वहाँ पे जाके मुझे समझ में आया कि मैं जा सकती हूँ तो हर एक कोई जा सकता है। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगी, अंटार्कटिका में बहुत सारे काम के लिए हम लोग प्रोजेक्ट पर जा सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। लॉजिस्टिक मेंबर्स है जो ITI के कोर्स करके कुछ बॉयज़ और गर्ल्स जा सकते हैं। जैसे वहाँ पे कारपेंटर, वेल्डर, मैकेनिक, कुक ऐसे होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, कम्युनिकेशन ऑफिसर्स होते हैं। तो मैं यही एक अपील करना चाहूँगी सबसे, ये बहुत अच्छा ब्राइट करियर है, सबको एडवेंचर है और अपने देश के लिए कुछ काम करने का भी ये मौका है। और दूसरी बात मैं शेयर करना चाहूँगी, अंटार्कटिका में जाने के बाद में मुझे समझा वो 2017 जो अंटार्कटिका में जो मैं गई थी वो थोड़ा वार्म ईयर था। वार्म ईयर यानी वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया था अंटार्कटिका का। मेल्टिंग हुआ था वहाँ पे, स्नो सब मेल्ट हुआ था। जी। समर टेम्परेचर मैं बोलती हूँ -5 -10 डिग्री सेल्सियस। मैं जब गई 2007 में समर का टेम्परेचर +5 डिग्री सेल्सियस था।
तो वो क्लाइमेट चेंज मुझे दिखाई दिया वहाँ पे। मेल्टिंग हो रहा है, पूरा फ्रेश स्नो जो है वो मेल्ट होके पूरा ओशन में बह रहा है। ट्रिलियंस ऑफ टन्स ऑफ आइस, कितना आइस जो हम लोग जो क्लाइमेट चेंज होके यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग हुआ है वो इसका इफेक्ट अपने को अंटार्कटिका में दिखाई दे रहा है। और पूरे ओशन लेवल्स राइज हो रहे हैं। वी आर कॉजिंग हार्म, हम लोग नुकसान कर रहे हैं और आवर प्लैनेट इज ऑन द एज। और पृथ्वी की ऐसी स्थिति है अभी कि हमको तुरंत कुछ एक्शन लेनी चाहिए हर एक को, और क्लाइमेट चेंज को प्रिवेंट करना चाहिए। जो ग्रीन गैस इफेक्ट हो रहा है उसको करना चाहिए। अंटार्कटिका में स्कुआ मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ समर। स्कुआ पक्षी का जब आगमन होता है अंटार्कटिका में तो समझ लेना समर की शुरुआत हो गई अंटार्कटिका में। साइंटिस्ट लिखते हैं स्टेशन में स्कुआ वाज स्पॉटेड ऑन दिस, इस तारीख को स्कुआ दिखाई दिया। 2016 में 29 अक्टूबर को स्कुआ दिखाई दिया था अंटार्कटिका में। 29 अक्टूबर को समर की शुरुआत हुई थी। जब मैं थी वहाँ पे 2017 में 10 अक्टूबर को स्कुआ मैत्री स्टेशन के बाहर हाजिर हुआ। यानी क्या, इसका मतलब समर जल्दी शुरू हो गया, वार्मिंग जल्दी शुरू हो गया। तो मैं सभी को यही कहना चाहूँगी, जो मैं अंटार्कटिका में एक्सपीरियंस किया है वो इसी एक्सपीरियंस से मैं आज कहना चाहूँगी कि हम सभी लोगों को बहुत एक्टिवली कुछ ये सोचना चाहिए अभी हर एक को, अपने पृथ्वी का संरक्षण करना चाहिए, संवर्धन करना चाहिए। ये हाई टाइम है अभी, इसी मोमेंट से सभी लोगों को इसके बारे में सीरियसली एक्शन लेनी चाहिए। इतनी सुंदर पृथ्वी अपनी, उसका संवर्धन करना है। अगले आने वाले जनरेशन्स को अपनी पृथ्वी ऐसी ही सुंदर दिखनी चाहिए, तो इसकी जिम्मेवारी हमारी है। हम अर्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम हमारे आसपास का जो वातावरण है उसे प्रदूषित कर रहे हैं, जिससे हमको नुकसान हो रहा है। ये तो हमें पता था और हम इससे बचने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन आज जो हमें पता चला है वो ये है कि पूरे ब्रह्मांड में हम जो प्रदूषण फैला रहे हैं कहीं ना कहीं उसका असर हो रहा है। मैम जैसे बता रही हैं कि अंटार्कटिका में समर जल्दी शुरू होने लगा है, यानी कि बर्फ़ पिघलना शुरू हो गया है। और अगर अंटार्कटिका की बर्फ़ पिघलती है अगर समर आज नहीं सालों तक, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है, बहुत ही बड़ा जो और सबको नुकसान पहुंचा सकता है, बहुत ही सीरियस। क्योंकि ओशन के लेवल, समुद्र की लेवल बढ़ने लगी है और इसकी वजह से जो कराची, मुंबई और जो सब समुद्र के आजू बाजू में हैं उनका लेवल, वो सिटीज़ है उनको भी वो ये धोखा पहुंच रहा है। अभी एक हो गया, दूसरे मॉनसून पैटर्न चेंज हो रहा है, ओशन करंट्स बदली हो रहे हैं। आप देख रहे हैं अभी कहाँ पे अकाल हो रहा है। अभी ये साल अपने भारत में रिट्रीटिंग मॉनसून नहीं हुआ, जो वापस जाते समय भी थोड़ा मॉनसून हो जाता है। इतना अकाल फैल रहा है सब जगह पे, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठंड इतनी कम हो रही है, कोई जगह पे ज़्यादा बारिश हो रही है। ये सब जो इफ़ेक्ट्स है, ये सब वातावरण के पूरे इफ़ेक्ट है, वो इट इज़ अफेक्टिंग द होल प्लैनेट। हम लोग बच नहीं पाएंगे यहाँ इससे। तो ये जो हम लोग कर रहे हैं उसके इफ़ेक्ट्स हमें ही दिख रहे हैं अभी। तो इसी वजह से हमें ये बहुत गंभीरता से सोचने का अभी वक्त आ गया है। चलिए, ये तो सारी बातें हैं जो कुछ संजीदा है और उस पर सोचना चाहिए। एक सवाल लास्ट में ले रही हूँ कि इंडियन पोलर वुमन, ये उपाधि आपको मिली है, पोलर वुमन क्यों कहा जाता है? पोलर वुमन कहा जाता है क्योंकि ये अंटार्कटिका है ना, ये साउथ पोल पे है। और अंटार्कटिका में जो विंटर में रहते हैं, जो हम लोग पोलर पीपल है, जहाँ पे जाते हैं हम लोग वी आर पोलर पीपल। सो वी आर पोलर मैन एंड पोलर वुमेन। क्योंकि अंटार्कटिका में विंटर में रहना ये हमेशा से सोचा गया है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि 8 महीना सिविलाइजेशन से बाहर, मानो आप स्पेस में रहकर वापस आए हो, तो ये इंटरनेशनली किताब दिया गया है। यानी रशियन लोगों के स्टेशन में, अमेरिकन लोगों के और कोई यूरोपियन कंट्रीज में, सभी लोगों को ये किताब दिया जाता है। कोई आदमी पृथ्वी का जो अंटार्कटिका में रहे वो पोलर मैन और पोलर वुमन बन जाता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, काफ़ी इंस्पायरिंग चीज़ें थी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अंटार्कटिका के बारे में हमारे दर्शकों को और हमें बहुत सारी अच्छी जानकारी मिली। थैंक यू वेरी मच। वडोदरा शहर में आप आए हुए हैं, किस पर्पज़ से आए हुए हैं? बड़ौदा शहर में आप मुझे पूछो तो मैं दिल से कहूँगी कि कल 26 जनवरी है, तो मुझे इनविटेशन आया था एक स्कूल में अंटार्कटिका के बारे में कुछ बोलने के लिए। तो मैं जब से वापस आई हूँ तो मैं ढूंढते रहती हूँ मौका, मैं कहाँ स्कूलों में, कॉलेज में जाऊँ और सभी बच्चों को, कॉलेज स्टूडेंट्स को ये अंटार्कटिका के बारे में बताऊँ। तो मैं 26 जनवरी में
स्कूल के बच्चों से बात करने के लिए आई हूँ, और मैं आई हूँ यहाँ पे 3-4 दिन के लिए। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स के साथ बात करूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कुछ बदलाव लाएंगे तो स्टूडेंट्स ही लाएंगे, यंगर जनरेशन ही लाएंगे, और वो चीज़ वो तुरंत समझ जाएंगे और वो उसके बारे में तुरंत एक्शन लेंगे, और वही तो है अपने देश को संभालने वाले। सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप VNM स्टूडियो में आई और हमारे साथ जुड़ी और इतनी इंटरेस्टिंग बातें हमारे साथ साझा की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद। एंटार्क्टिका, शायद आपने भी ये सारी बातें एंटार्क्टिका के बारे में कभी नहीं सुनी होगी। मुझे भी ज़्यादा दिलचस्पी हो रही है कि एंटार्क्टिका के बारे में मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ूं। VNM आपको पता है इसी तरीके के मुद्दे आप तक लेकर हमेशा हाजिर होता रहा है। देखते रहिए VNM। नमस्कार।